नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आप सभी को पता हो कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12 के इंपॉर्टेंट चैप्टर कूलाम के नियम और कूलाम के नियम के सदिश रूप के बारे में बात की थी। इन टॉपिक्स को मैंने उस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अपना अगला चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का जो है वैद्युत क्षेत्र, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनको मैं आपको एक बार जरा एक्सप्लेन कर देता हूं, उनके नाम मैं आपको बताता हूं वन बाय वन। सबसे पहला टॉपिक जो आज आप पढ़ने वाले हैं वो है वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद जो अगला टॉपिक आज आप पढ़ेंगे वो है वैद्युत बल रेखाएं एवं उनके गुण। अगला टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में वो है वैद्युत बल रेखाओं के कुछ उदाहरण। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो आज का रहेगा इस वीडियो लेक्चर का वो रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। दो अलग अलग स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति में और दूसरी स्थिति है निरक्षीय स्थिति में। तो इन सभी टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पहला टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह भाग जहां तक आवेश का वैद्युत प्रभाव अनुभव किया जा सके। किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह भाग जहां वैद्युत प्रभाव को अनुभव हम करते हैं, वह क्षेत्र, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अथवा आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी वह सपोज करिए मारकर एक आवेश है तो इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य वैद्युत परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल का अनुभव हो रहा हो। जितने एरिया तक हम वैद्युत बल का अनुभव करेंगे वही क्षेत्र क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र। तो आसान सा एक डेफिनेशन बन जाता है कि आवेश के चारों ओर का वह भाग जहां कोई वैद्युत बल कार्य कर रहा हो वहां तक का क्षेत्र हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और इसकी दिशा से, अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से हम वैद्युत बल के कार्य करने की दिशा को भी प्राप्त कर सकते हैं कि किसी भी परीक्षण आवेश पर किस दिशा में बल कार्य कर रहा है। इसकी जानकारी हमें अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो तो हमें पता चल जाएगा कि वैद्युत बल किस दिशा में कार्यरत है। तो अब हम वैद्युत क्षेत्र की गणितीय परिभाषा के बारे में बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की गणितीय परिभाषा क्या है। गणितीय परिभाषा कहती है एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश Q0 पर कार्यरत वैद्युत बल का परिमाण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। किसी भी एकांक परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत बल कार्य करता है उसका परिमाण ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, जिसे हम कैपिटल E वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि एक सदिश राशि है इसीलिए इस पर वेक्टर लगा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर वैद्युत बल बटे परीक्षण आवेश। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं तो कैपिटल E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। ये हमारा एक सूत्र हो गया। हम जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, जिसे हम N और बटे C भी लिखते हैं। हम अगर इसकी विमा ज्ञात करें तो हमें पता है बल की विमा होती है M-L-T-2। इसी प्रकार आवेश की विमा होती है AT, जो कि हम लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो यहां से A ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस में इन्वर्स हो जाएगी और AT भी इन्वर्स हो जाएगा तो -2 ऑलरेडी था और एक और -1 आया तो -3। तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की विमा हो गई ML-T-3 A-1। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र कंप्लीट होता है। तो अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत बल रेखाएं व उनके गुण। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं उनको हम जानते हैं। वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश जिस मार्ग पर चलता है, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है किसी आवेश के चारों ओर, तो परीक्षण आवेश जिस मार्ग पर चलेगा उस वैद्युत क्षेत्र में, उस मार्ग पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा ही वैद्युत बल रेखा कहलाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कोई आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रखा है और उस वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी परीक्षण आवेश को छोड़ दिया जाए तो परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक
जिस मार्ग पर गति करेगा उस मार्ग पर अगर मैं कोई काल्पनिक रेखा खींच दूं तो वो रेखा उस वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा को प्रदर्शित करता है। उसके बाद हम वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की बात करते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के कौन कौन से गुण हैं जो हमें पढ़ने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक गुण है कि धन जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, हमेशा धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। अगले टॉपिक में समझाऊंगा। उसके बाद दूसरा गुण है एक दूसरे को विभाजित नहीं करती। दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती, विभाजित नहीं करेंगी। अगर वो ऐसा करती हैं तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखाएं दो स्पर्श रेखाएं खींचनी पड़ेंगी और ऐसा असंभव है कि एक बिंदु पर दो अलग अलग दिशाओं में परिणामी वैद्युत बल कार्य कर रहा हो। तो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को विभाजित नहीं कर सकती। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं खुले वक्र की तरह होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं, इसीलिए एक खुले वक्र का निर्माण करती हैं। अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं, जो चौथा गुण है वैद्युत बल रेखाएं जहां से चलती हैं या जहां पर समाप्त होती हैं, जैसे धनावेश पर चले या फिर ऋणावेश पर समाप्त हो, तो जिस जगह से चलती हैं और जहां पर समाप्त होती हैं वो दोनों ही पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत होते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट है और एक इंपॉर्टेंट गुण है वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, अगर हम वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। एक बार ध्यान से सुनिए, अगर वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींच लें तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये हमारा टॉपिक था वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और उनके गुण क्या है। तो अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत बल रेखाओं के उदाहरण। सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के उदाहरण में विलगित बिंदु आवेश के कारण। विलगित बिंदु आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं किस प्रकार उत्पन्न होती है, इसका मतलब है अगर कोई एक बिंदु आवेश रखा है तो उसके कारण कैसे विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, उनको हम देखते हैं। सपोज करिए धन परीक्षण आवेश आपके पास है और वो रखा हुआ है, तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन परीक्षण आवेश से बाहर की ओर प्रदर्शित होती हैं, निकलती हैं। और यदि हमारे पास एक ऋणावेश हो तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव ऋण आवेश की ओर चलती हैं, धन आवेश से बाहर की ओर और ऋणावेश अगर हो तो ऋण आवेश की ओर वैद्युत बल रेखाएं गमन करती हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा विलगित निकाय के कारण वैद्युत बल रेखाओं के उदाहरण। अब हम बात करते हैं आवेशों के युग्म के कारण वैद्युत बल रेखाएं किस प्रकार होंगी। अगर मान लीजिए दो धनात्मक आवेश है तो आपको पता है कि धन और धन आवेश परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, तो उनकी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर हटेंगी, दूर हटेंगी। अगर हम मान लीजिए कोई हमारे पास धनावेश या ऋणावेशित प्लेट है तो उस धनावेश या ऋणावेशित प्लेट से, अगर धनावेशित प्लेट है तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की तरफ, इधर की ओर है तो इस तरफ और इधर की ओर इस तरफ। अगर कोई ऋणावेशित प्लेट होती तो वैद्युत बल रेखाएं प्लेट की ओर गमन करती। इसी के बाद अगर हम तीसरा आते हैं, अगर मान लीजिए कोई धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का हमारा युग्म है तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन से ऋण आवेश की ओर गमन करती है। तो ये तीनों हमारे आवेश युग्म के कारण वैद्युत बल रेखाओं के उदाहरण थे। तो अगला टॉपिक है हमारा एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा या वहां पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसको हम समझेंगे। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। मान लिया एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू, जो बिंदु O पर स्थित है, यहां पर मैंने दिख रहा है डायग्राम बनाया हुआ है, जिससे r दूरी पर, ये हमारा यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो गई r, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। आपको पता है दोनों धनात्मक आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल कैसा रहेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। तो ये इस तरफ इसकी ओर क्या लगाएगा, एक वैद्युत बल, और हमें पता है वैद्युत बल ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर एक कोई ऋणात्मक आवेश है जैसे -Q0 और यहाँ पर एक धनात्मक आवेश है तो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसमें वैद्युत बल की दिशा क्या है, इस ओर है, P से O की तरफ।
तो हम बात करते हैं कि दो बिंदु आवेश है प्लस Q आवेश के कारण ये जो Q0 परीक्षण आवेश है इस पर कितना वैद्युत बल कार्य करेगा। तो कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल उनके गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार प्लस Q आवेश के कारण, इस धनात्मक आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल 1/4πε0 Q0 अपॉन r² होगा और वैद्युत बल की दिशा क्या होगी, P से A की ओर, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणितीय परिभाषा हमने पढ़ी थी अभी पीछे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वैद्युत बल बटे परीक्षण आवेश। तो वैद्युत बल F बराबर आपने निकाला है 1/4πε0 Q0 अपॉन r² के होल बटे क्या होगा Q0। यहां पर एक Q0 से Q0 कैंसिल, क्या बचा E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r²। ये हमारी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी, P से A की तरफ, क्योंकि धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश से बाहर की ओर। अगर यहां पर कोई ऋणात्मक आवेश होता तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा A से P की ओर होती। तो इस वीडियो लेक्चर का हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यंत निकट स्थित हो। एक बार ध्यान से सुनिए, दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत निकट स्थित हो तो इस प्रकार का जो निकाय होता है उसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के मैं कुछ उदाहरण भी दे देता हूं पहले आपको। वैद्युत द्विध्रुव जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया, ये सारे हमारे वैद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है कि वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है, वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के परिमाण को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है, बोर्ड पर लिख रखा है मैंने। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है, यहां पर एक धन आवेश और एक ऋणात्मक आवेश है जिनके परिमाण समान है और जो अत्यंत निकट दूरी पर स्थित है, जिनके बीच की दूरी को मैंने यहाँ क्या माना हुआ है 2L। आप यहाँ पर R मान सकते हैं, D मान सकते हैं, लेकिन गणितीय रूप में इसको आसान लिखने के लिए इसको 2L माना गया है। तो परिभाषा के अनुसार इनमें से किसी एक आवेश और उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L। मात्रक की अगर हम बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और बीच की दूरी का मात्रक मीटर। तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है कूलाम मीटर। विमा की अगर आप बात करें तो आपको पता है आवेश का जो विमा होती है वो क्या होती है A इंटू T, और मीटर को हम लिखते हैं L, तो ये क्या बन जाएगा LTA। ये हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था अक्षीय स्थिति में, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। पहला जो है पॉइंट वो है अक्षीय स्थिति में। हमने माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहां पर दिख रहा है -Q + Q एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र से, इसके केंद्र से, ये इसका केंद्र हो गया सपोज करो O, इसके केंद्र से R दूरी पर, ये R दूरी है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर हमें कुल कितने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण कार्य करेगी वो हमें ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया सबसे पहले, अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो इस बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है।
डेफिनेशन में लिख रखा है मैंने, दोबारा समझ लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के कारण उत्पन्न हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। सपोज करिए एक वैद्युत द्विध्रुव है जो अत्यंत निकट दूरी पर दोनों आवेश स्थित है, वो दूरी हो गई 2l। इसके मूल बिंदु से या मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। माइनस q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य कर रही है वो है E2 और धन आवेश के कारण है वो है E1। क्योंकि धन आवेश है और अगर यहाँ पर एक हम धन आवेश मानते हैं तो धन आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इस बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश को। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, E1 इस ओर, और ये ऋणावेश है जो कि यहाँ के धनावेश बिंदु P पर स्थित धनावेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। धनात्मक आवेश से सदैव बाहर की ओर होती है और ऋणात्मक आवेश की सदैव अंदर की ओर होती है। तो E2 इस ओर होगा और E1 इस ओर। तो मान लिया कि धनात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो धनात्मक आवेश है ये बिंदु P पर कितने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा, सूत्र हमें पता था, हम निकाल चुके हैं अभी। E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं 1/4πε0 Q R। इधर से इधर तक की दूरी कितनी है, R माइनस L। चूंकि ये पूरा यहां से यहां तक R है, ये दूरी L है, अगर हम घटा दें ये L है और ये L, तो R माइनस L बचेगा। तो R माइनस L का स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू अगर पुट कर दे तो 1/4πε0 Q और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक कितना है R प्लस ये L हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं। तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, हम अभी ज्ञात कर चुके थे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E1 जिसकी दिशा थी इस ओर, और बिंदु और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E2। तो हम लोगों ने भी लिखा था कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो दोनों वैद्युत आवेशों के कारण उत्पन्न हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा क्या है, परस्पर विपरीत है। और एक और चीज हम देखें डायग्राम से कि E1 का जो मान है, E1 का जो परिमाण है, यानी धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश के कारण उत्पन्न हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या है, ज्यादा है। तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। E1 बराबर आपको पता है 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू हम निकाल चुके थे 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, Q अपॉन 4πε0 दोनों में कॉमन है, मैंने इसको बाहर लिख लिया। इसके बाद क्या बचा यहाँ पर 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम लेना मान लो आपको नहीं आता तो जो है वो लिख दो, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ R माइनस L का होल स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा R प्लस L का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर क्या है R प्लस L का होल स्क्वायर, ये यहां से कैंसिल हो गया, कितना बचा R माइनस L का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो E बराबर क्या बचा, Q अपॉन 4πε0 जो बाहर है, हम इस को खोल देते हैं। तो इस वर्ग को अगर आप खोलेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR माइनस इसको अब ओपन करिए तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, एक सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बचा, E बराबर Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2LR। नीचे क्या बचा है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन में। तो लास्ट लाइन हमारी थी
E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2LR माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2LR। आप अगर यहाँ पर देखें तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा 2LR प्लस 2LR 4LR और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जानते हैं आर अगर बहुत बड़ा है एल से या आर का वर्ग एल स्क्वायर से बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा तो एल स्क्वायर को हम 0 के बराबर मान लेंगे। तो यहां पर क्या बचा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4LR और अगर L यहां से 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा केवल आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो R की पावर 4। इसके बाद हम बात करते हैं इसको और एक्सपेंड करते हैं तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है। तो इसको मैंने 4L को लिख दिया 2L इंटू Q इंटू 2। ये R से R यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा RQ। तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4LQ को लिख लिया है 2L गुणे Q गुणे 2 अपॉन RQ। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है 2L गुणे Q। P बराबर हमें पता है 2L गुणे Q, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे P। तो फॉर्मूला क्या बन गया E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, ये पूरा क्या हो गया हमारा P अपॉन RQ। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है वो हमें प्राप्त हो चुका है। E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ। तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति क्या होती है, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को अगर हम लंबवर्धक विभाजित कर दें तो उसके लंब पर जो बिंदु स्थित होता है उसको हम निरक्षीय स्थिति पर व्यक्त करते हैं, निरक्षीय स्थिति से व्यक्त करते हैं। अगर हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो डायग्राम से सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया प्लस Q माइनस Q, जो दोनों आवेश हैं जो निकटतम दूरी 2L दूरी पर स्थित है। इसके लंब अर्धक से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E1 की दिशा A से P की ओर, क्योंकि धनात्मक आवेश है तो सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से बाहर की ओर होती है, और माइनस Q में E2 की दिशा P से B की ओर, क्योंकि ऋणात्मक आवेश में सदैव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। हमें पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है APO, ये O मान लेते हैं। तो AP और PB दोनों क्या है बराबर है, और जिनकी लंबाई होगी √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ये हमारी लंबाई L हो गई, ये R हो गई, हमें लंब पता है आधार पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो AP और BP की लंबाई कितनी आ गई R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमने मान लिया बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है R, ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी जो कि कितनी दी गई है √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E2, तो E2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, तो R की वैल्यू मैंने पुट कर दी √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दिशा PB की दिशा में P से B की ओर क्योंकि ऋणात्मक आवेश है, और इसकी दिशा थी A से P की ओर क्योंकि धनात्मक आवेश है। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कितनी, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा।
वेक्टर के नियम से हमें पता है कि हमें अगर किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है या परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि हमने E1 और E2 के मान निकाले थे तो दोनों के मान क्या आए थे, लगभग बराबर। तो E1 और E2 अगर बराबर है तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, E1 स्क्वायर, E2 की जगह E1 पुट कर दिया तो E1 स्क्वायर प्लस 2E1, E2 की वैल्यू E1 है, E1 स्क्वायर यहाँ पर हो जाए cos 2 थीटा। E1 और E1 कितना हो गया, 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। यहां से ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, 2E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर, इसको मैंने क्या ले लिया कॉमन, क्या बचा ब्रैकेट 1 प्लस cos 2 थीटा। आगे इसको सॉल्व करते तो E बराबर, चूंकि E स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बाहर E1, अंडर रूट के अंदर 2 ब्रैकेट 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको मैंने यहां पुट कर दिया, माइनस से ये प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर थीटा। अगर 4 का हम वर्गमूल लेंगे कितना बाहर आएगा 2, E1 पहले से बाहर था और cos स्क्वायर थीटा का अगर वर्गमूल निकाले तो आएगा cos थीटा। 2 जैसा क्या तैसा रख दिया, E1 की वैल्यू हम निकाल चुके थे 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, डायग्राम में आप देखिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है L और कर्ण क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी, आगे हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो E बराबर हमें मिला था 1/4πε0 2Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको अगर हम आगे थोड़ा सा सॉल्व करें तो 2QL, हम जानते हैं P बराबर क्या होता है 2QL, तो इस पूरे की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया है P, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब E बराबर क्या बचा 1/4πε0, इस पूरे की जगह पर क्या लिख दिया P, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट को हम इस प्रकार लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। तो E बराबर 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 1/2, दोनों को ऐड करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2। हम जानते हैं R अगर L से काफी बड़ा है तो R का वर्ग L के वर्ग से बहुत बड़ा होगा, तो हम L स्क्वायर को लगभग 0 मान लेंगे। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं E बराबर 1/4πε0 P R स्क्वायर, L को 0 मान लिया गया तो R स्क्वायर की पावर 3/2। इसको आगे सॉल्व करिए, बराबर 1/4πε0 P R की पावर 2 की पावर 3/2। पावर की अगर पावर हो तो आपस में गुणा हो जाती है, 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा E बराबर 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। और ये हमारा निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इस प्रकार ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी को धन्यवाद।